નમસ્કાર. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અમારા કાર્યક્રમ રૂબરૂમાં. આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ગુજરાતનું સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને માનવ સંશોધન ડેવલપમેન્ટ. આપણી સાથે છે અનિર્બાન બેનર્જી, જેઓ એક્સપર્ટ છે. એમની સાથે વાતો આગળ વધારીશું. અનિર્બાનજી, કેન્દ્ર સરકારનો એક હમણાં સર્વે હતો. દેશના અન્ય રાજ્યો કરતાં રોજગારીની તકો ગુજરાતમાં વધુ છે. શું કારણ હોઈ શકે? यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो इस चीज़ को बेनिफिट और पॉलिसी के टर्म्स में मोदी जी ने खास अपना पर्सनल इंटरेस्ट जब एक लीडरशिप लेवल पे कोई चीज़ पे लिया जाता है तो वो काम होती है। जब लीडरशिप के लेवल पे वो चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं होता है वो काम सिंपली नहीं होता है। तो सबसे पहला कारण मैं वो मानता हूँ। दूसरा, जो उन्होंने इसका गहरा अध्ययन करके इस चीज़ को बहुत विस्तार में इस चीज़ के ऊपर पॉलिसीज़ बनाई है, वो दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि कई सारे राज्य में या पॉलिसीज़ में पहले ऐसे थी कि आपको क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद ही आप इस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकें या ग्रेजुएशन के बाद ही ये कर सकते हो। वो चीज़ों को रिलैक्स की गई है। तो इससे बेनिफिट ये हुआ है कि युवा वर्ग के लिए वो चीज़ अभी वो अवसर लेने के अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है, नहीं तो ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है यहाँ पर नहीं मतलब કે સૌથી પહેલા બંધન મુક્ત કર્યું કે તમે જો પેલી ડિગ્રી ધરાવતા હોય તો જ રોજગારી મળે, એવું હવે નથી. हाँ, ये जो रिलैक्सेशन ये ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो क्या होता है ना, एक ब्यूरोक्रेटिक चीज़ बन जाती है, क्योंकि वो फिताशाही में और अवसरवाद में उसको कुछ ही लोगों के लिए रिस्ट्रिक्ट करके, और उससे क्या होता है करप्शन भी आता है। फिर यहाँ पर उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट वे में बनाया गया है। और सिर्फ केंद्र सरकार के ही नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन ने खुद इस बात को कि यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी में जो ट्रांसपेरेंसी है वो दूसरे राज्यों में नहीं है। और वो इसी कारण से है क्योंकि आप जब चीज़ों को चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे तो जो स्टेप्स लेते हैं उसी से ट्रांसपेरेंसी आती है, नहीं तो नहीं आती है। इसके अलावा भी मोदी जी ने खास अपना व्यक्तिगत रूप में मैं मानता हूँ, जैसे दीनदयाल यूनिवर्सिटी है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी भारत में दूसरे राज्य में नहीं है। MS यूनिवर्सिटी का जो डेवलपमेंट अभी हो रहा है वो एक दूसरा है। आप अहमदाबाद में आज अगर जाएंगे, जब मैं यहाँ पर पढ़ रहा था तब सेंट जेवियर्स कॉलेज एक हुआ करता था, और अभी आप देखिए कितने सारे कॉलेजेस हैं, कितने सारे अपॉर्चुनिटी है। मेरा MBA करने के लिए यहाँ से बाहर मुझे जाना पड़ा था इसलिए क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और आज मैं देखता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ है, जो भी क्लास 11, 12 में या कॉलेज में बच्चों के मैं साथ बात करता हूँ तो वो यहाँ पर पढ़ने के लिए उनका पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उससे क्या होता है कि लोकल लेवल पे एक एंटरप्रेन्योरशिप भी बनती है। तब आज काफ़ी सारे बच्चे यहाँ के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो पॉलिसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है, मैं मानता हूँ कि जो पॉलिसी रेगुलेशंस है वो डीरेगुलेट करके उसको सिंप्लीफाई किया गया। एक चीज़ मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार इस चीज़ के बारे में बहुत बातें करती है रिफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन सबसे जहाँ पर हमारा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है भारत में वो है एजुकेशन पे। क्योंकि नहीं तो काफ़ी सारे लोगों ने ये मूवी भी देखा होगा 3 इडियट्स, उसका अगर आप देखेंगे कि जो सारांश यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये है कि हमें कुछ करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, और बच्चे का जो चाहते हैं वो करना वो उनके सोच में ही रह जाता है, तो आगे चल के उनको वो करने को मिलता ही नहीं है। गुजरात में वो बंधन मुक्त गुजरात हो पाया है, और ये यहाँ का लीडरशिप की मैं मानता हूँ कि इट्स ए वेरी बिग मैंने बहुत ही करेजियस डिसीजन उनकी रही होगी। चाहे वो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो इस तरीके का डीरेगुलेशन हो, चाहे वो दूसरे बड़े यूनिवर्सिटीज़ का मैं जब पूना में पढ़ रहा था तब हमने कभी नहीं सोचा था कि सिम्बायोसिस के कैंपस अहमदाबाद में बनेगी, लेकिन सिम्बायोसिस का कैंपस अभी शायद ये साल तक यहाँ पर चालू हो जाएगा। ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहाँ पर आया है। आप देख लीजिए सोलर एनर्जी के ऊपर जो रिसर्च यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सारे PhD के लेवल पे रिसर्च हो रही है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और एक ज़माने में कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी, और आज अगर आप देख ले, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है वो आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट रही है, उसके कारण से आज वहाँ पर उद्योग भी चली गई है और एजुकेशन भी चली गई। और आज मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब बोलने के लिए जाता हूँ तो एक चीज़ मुझे बड़ा देख के बहुत ही गर्व होता है कि मैं गुजरात में रहता हूँ और अपने आप को मैं गुजराती मानता हूँ। वो इस कारण से कि पूरे देश से और विदेशों से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, और ये चीज़ 10 साल पहले नहीं थी यहाँ पर। अरे अनिर्बानजी, गुजरातना अन्य विस्तारों में, गुजरात राज्यना अन्य विस्तारों में रोजगारीनी तकोने लईने
સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને માનવ સંશોધન ડેવલપમેન્ટે કેટલો ભાગ ભજવ્યો છે? 2.5 साल पहले मैं मेरे पिताजी के साथ राजकोट गया था और राजकोट में काफ़ी सारे छोटे छोटे इंजीनियरिंग यूनिट्स है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे करके बढ़ रही थी और मेरे पिताजी के साथ एक जिन वो जहाँ पर उन्होंने उनका काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट उनके साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 5-6 साल पहले हमें लेबर नहीं मिलती थी, लेबर का बड़ा शॉर्टेज था और लेबर मिलता था तो उसको बहुत ट्रेनिंग देने में टाइम जाता था और उसको सिखाने के बाद वो कुछ दिन काम करने का क्या पता वो रहे ना रहे चले जाए। आज वो प्रॉब्लम नहीं है। इसका कारण ये है कि सबसे अच्छा चीज़, आप पॉलिसी के बारे में पूछ रहे थे मुझे, इस पॉलिसी का सबसे अच्छा चीज़ जो है, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके का व्यवसाय है। जैसे सूरत में डायमंड है, राजकोट में इंजीनियरिंग है, अहमदाबाद में अलग अलग फार्मास्यूटिकल है, आईटी एनेबल सर्विसेज है, ऑटोमोटिव सानंद में डेवलप हो रहा है। उस तरीके से बड़ौदा में भी आप ले लीजिए। इन हर एक क्षेत्र के लिए और हर एक इंडस्ट्री के सेगमेंट के लिए, जैसे फार्मास्यूटिकल है, टेलीकम्युनिकेशन है, गुजरात में एक बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। आज अगर आप देखेंगे छोटे शहरों में भी बीपीओज बने हैं जो गुजराती लैंग्वेज में टेलीकॉलिंग और इस सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। शायद इनको कभी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलता उस तरीके का अगर कोई ये नहीं सोचता कि इस तरीके का स्किल्स या वोकेशनल ट्रेनिंग इनको दी जा सकती है। तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज के तारीख में गुजरात में इंडस्ट्री का फोकस होना सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि गुजरात में जाना फैशनेबल है, बल्कि इसलिए है कि गुजरात में जाना उन बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है क्योंकि उनका बिजनेस ग्रोथ उनको यहाँ दिख रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मानव संसाधन विकास हो रही है। એક જોવા જઈએ તો ભારત દેશમાંથી અન્ય રાજ્યોમાંથી લોકો અલગ અલગ રાજ્યોમાં જતા હોય છે. ગુજરાતના વ્યક્તિઓ ગુજરાતમાં રહીને અને અન્ય રાજ્યોના વ્યક્તિઓને પણ અહીંયા સ્વીકારે છે અને અન્ય રાજ્યોના વ્યક્તિઓ અહીંયા આવે છે, એ શું કારણ હોઈ શકે? 2 साल पहले मेरा एक लेक्चर चल रहा था सिम्बायोसिस में और मैंने ये बात प्रश्न उनको पूछा था, आप में से कितने लोग भारत में रहना चाहेंगे? तो क्लास में जो 100 के करीब बच्चे मेरे लेक्चर सुन रहे थे, उनमें से लगभग 80 लोगों ने हाथ उठाया कि वो देश से विदेश चले जाना चाहेंगे। तो ये जो चीज़ है ये मैं मानता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि पिछले 8 साल में लोगों में एक बहुत डिमोरलाइजेशन आया है। पर आ चीज़ गुजरात में जोवा नहीं मिलती। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पर नेस्कॉम ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया था जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए थे, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आए थे और मैंने ये प्रश्न उनको भी पूछा था। यहाँ पर 2-3 लोगों ने भी नहीं कहा कि वो बाहर चला जाना चाहेंगे। तो ये एक बहुत ही गर्व का विषय है और मैं इस पर दोबारा इन्फोसाइज करना चाहूँगा, ये पॉइंट मैंने पहले भी आपको बोला कि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बच्चों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। 1.5 साल पहले जब मेरे पिताजी गुजर गए तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे बहुत ही खुशी होगी कि अगर आप गुजरात में वापस आके आपका कुछ खुद का यहाँ पर करेंगे। देखिए, मैं बाय बर्थ गुजरात से नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को वो कॉन्फिडेंस था कि मेरा भविष्य इस राज्य में जिस तरीके से सुनिश्चित हो सकता है शायद और दूसरे देश में किसी भी भाग में नहीं हो सकता है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, जो गुजरात समाज का ओपन माइंडेडनेस है और जो वो एंटरप्राइज को प्रमोट करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी कारण से आप दुनिया में किसी भी देश को ले लीजिए, ये क्वालिटीज़ जो डेवलप करेगी वो आगे बढ़ पाएगी। जो अलग सोचेगी वो बंगाल या क्यूबा की तरह पीछे चली जाएगी। आज क्यों एक समाज पीछे चला जाता है और क्यों एक समाज आगे बढ़ पाता है, वो इसी कारण से है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये लीडरशिप जो थिंकिंग लोगों में सोच बना पाती है और लीडरशिप को देख के लोगों में वो कॉन्फिडेंस आती है कि हाँ, ये करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी एक स्टेट में बच्चे इस तरीके से सोच सकते हैं कि नहीं, हम वो रिस्क लेंगे। नहीं तो कोई ये नहीं सोचेगा, भले उसका घर वहाँ हो। और आज के जो दुनिया है, हम लोग एक मोबाइल वर्ल्ड में रहते हैं। और दूसरा एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन सब पॉलिसीज़ के वजह से यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है जो शायद काफ़ी लोगों का ध्यान नहीं गया है। और मैं इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटर मानता हूँ कि आज जिस तरीके का काम, जिस तरीके का अध्ययन यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हो रही है, उससे उनका थिंकिंग बहुत ही वाइड होगा। उससे वो लोग आगे चल के बहुत दूसरे लोगों के लिए अवसर बना पाएंगे। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टન્ટ चीज़ है। तो आपનું કહેવું છે કે ગુજરાતના વિકાસને
સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને લઈને આ વિકાસ 10 વર્ષ પહેલાં આપે જોયો હતો અને આજના વિકાસની અંદર આપ જે કંઈ જોઈ રહ્યા છો એ ગુજરાતના સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને માનવ સંશોધન ડેવલપમેન્ટને લઈને થયો છે. એની પાછળનો મુખ્ય કારણ શું હોઈ શકે, કોણ હોઈ શકે? देखिए, एक चीज़ मैं और भी मानता हूँ इसके साथ कि रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये सब चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स के साथ डेवलप जो गुजरात में हुआ है. गुजरात का डेवलपमेंट का अगर आप बहुत ही संक्षेप में मुझे पूछेंगे कारण क्या है, तो मैं यही बोलूँगा आपका, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पैरेलली डेवलप हुआ है. यहाँ पर कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है. आज आप आपके फैमिली के साथ अगर कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी कि वहाँ पर मारपीट होकर आपको आपका फैमिली लेके आ जाना होगा. आप कल ही देख लीजिए, दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में मारामारी हुआ. आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, हल्दिया में से एक कंपनी छट के चली गई. महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, वहाँ पर बिजली अवेलेबल नहीं है. तो दूसरे राज्य में हर एक का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है, जो गुजरात कर पा रहा है. और मुझे बहुत चिंता का जो मेरे लिए विषय है वो है कि दूसरे लोग इस प्रॉब्लम को मानने के लिए तैयार नहीं है. तो यहाँ के जो डेवलपमेंट है वो इसीलिए है कि प्रॉब्लम है क्या, उसको समझ के उसके ऊपर काम करना ज़रूरी होता है. क्योंकि हर एक वक्त में, हर एक आगे भी 10 साल में, 20 साल के बाद भी इम्प्रूवमेंट का ज़रूर रहेगा. कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो परफेक्ट है, लेकिन तभी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है जब उस चीज़ में लोग सोचने के लिए होंगे, उस चीज़ को वो समझ पाएंगे. और ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पर वो हो रहा है, वो लोगों में उस सोच का कैपेबिलिटी बना रही है. उसीलिए गुजरात इतना तरक्की कर रहा है और बाकी सारे लोग जो है पीछे जाते जा रहे हैं दिनों के दिन. અનિર્બાનજી, ગુજરાતની વાત આપણે કરી. ગુજરાતના વિકાસની અંદર જો વાત કરીએ તો ગુજરાતના અન્ય ડિસ્ટ્રિક્ટ, અન્ય પ્રાંતોને લઈને ગુજરાતના વિસ્તારનો વિકાસનું મુખ્ય કારણ શું છે? यहाँ का जो डेवलपमेंट का मुख्य कारण यही है कि हम लोग सभी जानते हैं कि 10 साल पहले आज जिस चीज़ों को लेके यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो चीज़ें डिस्कस करने के लिए टॉपिक अलग थी. और यही सबसे बड़ा अंतर है कि यहाँ पर लीडरशिप जो है, मोदी जी ने ये जो सोच में बदलाव ये वो ला पाए हैं. और वो सिर्फ इसको कथन में नहीं बल्कि करके दिखाया है. मेरा ये मानना है कि गुजरात का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उन्होंने डेवलप किया है. और ये उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ़ रूप में किया है. मुझे याद है 2006 में मैं पूना में रहता था और तब नर्मदा इशू को लेके बहुत गहमा गहमी चल रही थी. लोग चाहते थे कि डैम बने ही नहीं या तो उनकी हाइट इंक्रीज़ नहीं किया जाए. तो उन्होंने तब जो डिटर्मिनेशन दिखाई थी और उन्होंने हर चीज़ में जो डिटर्मिनेशन दिखाया, उसी के वजह से ये सब हो पाया है. नहीं तो वो लीडरशिप, अगर डिटर्मिनेशन नहीं रहता, वो करेज नहीं रहता है, तो वो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. वो आधा होकर रह जाता है और आधे अधूरे काम से स्टेट को या कंट्री को बेनिफिट नहीं मिलता है. રાજ્યના ડેવલપને, રાજ્યના વિકાસને અને દેશના વિકાસને અગર આગળ વધારવો હોય તો સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટની ખૂબ જરૂર છે. રાજ્યને ખાસ કરીને અનિર્બાનજીનું કહેવું છે કે ગુજરાત રાજ્યને એવું નેતૃત્વ મળ્યું છે જેને લઈને આજે ગુજરાતનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને સ્કિલ, ગુજરાતની સ્કિલને ખરેખર એક એવી તક મળી રહી છે જેના કારણે આખા રાજ્યની, આખા દેશની અંદર ગુજરાત રાજ્યની ખૂબ જ પ્રશંસા થઈ રહી છે. આપણી સાથે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એક્સપર્ટ, હ્યુમન રિસોર્સ એક્સપર્ટ અનિર્બાન બેનર્જી આપણી સાથે ખૂબ વાતો કરી, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર आप लोगों को भी અનિર્બાનજી. बहुत धन्यवाद.